सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हर गुजरते दिन के साथ हमारे मुल्क में रुपए की कदर कम होती जा रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से मिनी बजट की भी बाज़गश्त है कि आने वाले हफ्ते में मिनी बजट अनाउंस होगा, चूंकि पाकिस्तान की IMF के साथ डील अब तकरीबन फाइनल हो चुकी है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को अब नए कर्ज की किस्त की मंजूरी देनी है, जिसके बाद $1 अरब डॉलर से ज़ायद डॉलर्स पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन जब भी मिनी बजट आता है तो आवाम एक डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। फिर से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, नए सिरे से नई कीमतों का इतलाक होगा और जो थोड़ी बहुत कुछ बढ़ती हुई कीमतें किसी हद तक वापस आई थी वो एक बार फिर आगे जाने लगेंगी। लेकिन मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि मिनी बजट तो आएगा लेकिन कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, आवाम पर इसका कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। जो पिछले साल इसी साल में मार्च में आपने 700 अरब रुपए की एग्जम्पशंस और नए टैक्सेस का आपने साइन कर दिया था, जिसके बाद आपको $500 मिलियन मिले थे। टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे, जो ऑलरेडी पैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऊपर हम और टैक्सेस नहीं लगाने देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे आपके टैक्सेस में कुछ नहीं होगा। आपके इनकम टैक्सेस वगैरह में कई चीजें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उसमें मना किया। शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। अब ये टैक्सेस बढ़ें या नहीं बढ़ें, लेकिन हर गुजरते दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और कुछ रोज़ पहले शौकत तरीन साहब ने बताया था कि ये सट्टेबाजों की वजह से ये कीमत बढ़ रही है और इसको 8 से 9 रुपये डी वैल्यू होना है। लेकिन कुछ ही दिन में हमने देखा कि 180 तक चली गई। आज सुबह उन्होंने जब बात की उसके बाद भी तकरीबन $2.25 इस डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। लेकिन हुकूमत अभी तक इन सट्टेबाजों को वार्न कर रही है। हुकूमत को इल्म है कि किस वजह से कीमत आगे जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है। आज किस तरह से सट्टेबाजों को वार्निंग दी है शौकत तरीन साहब ने, ज़रा ये भी देख लें। हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूं कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो जो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा। तो मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुकी है, लेकिन तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में शामिल जमातें हों चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, वो अपनी अपनी सियासत कर रही हैं। हुकूमत हर वक्त हमें ये बताती रहती है कि इस महंगाई की वजूहात क्या हैं। हर साल महंगाई की वजूहात बदल भी जाती हैं और अपोजिशन हुकूमत पर महंगाई कम करने का प्रेशर डालने के बजाय इस वक्त अपने केसेस में रिलीफ के तरीके ढूंढ रही है। एक मुबैना ऑडियो साकिब निसार साहब की, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो आई। उसके बाद नून लीग की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया से सू मोटो एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस ऑडियो के ज़रिए मियां नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की बेगुनाही साबित हो सकती है तो फिर नून लीग खुद इसको अपने केसेस का हिस्सा क्यों नहीं बना रही और खुद इन तमाम सबूतों को लेकर अदालत क्यों नहीं जा रही, इसकी क्या वजूहत हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद तर्जुमान है मियां नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुबैर साहब, ये ऑडियो से मुताल्लिक नून लीग अदालत से सूमोटो लेने की बात कर रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जब बयान आया था उसको मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया। अरशद मलिक साहब की वीडियो आई, उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, अदालत में पेश नहीं किया गया। अब इस ऑडियो से मुताल्लिक भी आप खुद अदालत नहीं जा रहे, क्या वजह है इसकी? हमारी बेगुनाही से ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदालत, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज तो नहीं आई है। इससे पहले जब जमा कराया शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना एफिडेविट जमा कराया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसकी आज तक क्या कुछ हुआ है? आज तक 1 साल हो गया उस बात को। इतने सीरियस, ये तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा 10,000 दफा ज्यादा सीरियस इल्जाम लगाए थे। सही। तो उसको कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उससे पहले जज अरशद मलिक का तो कोर्ट पहुंच गए थे ना, कोर्ट ने उनको निकाल भी दिया, नौकरी से निकाल दिया।
अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है जी। जब आपने नौकरी से निकाल दिया और आपने ये लिखा कि हमारे सर से झुक गए हैं, और आपने ये कहा कि इस केस के सिलसिले में जो उन्होंने अपना कंडक्ट था वो मिसकंडक्ट के हवाले से, कौन सी दुनिया की अदालत है कि अगर मिसकंडक्ट पर एक केस में जज को पारिक कर दे और जजमेंट बरकरार रहे, कम से कम एज अ मिनिमम अगर नहीं भी उसको खत्म करना था तो ये कह सकते कहना चाहिए था कोर्ट को कि दोबारा रिव्यू इसकी दोबारा से वो होनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है जिस जज ने फैसला सुनाया था उसकी क्या हैसियत रहती है कि जब आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। फिर ये जो जज शमीम है जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उनका वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो मतलब ये है कि कोर्ट में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये चीज मरियम नवाज लेके जाए। मरियम नवाज क्यों लेके जाए? बाकी पनामा में जस्टिस वो कौन थे जो बाद में आसिफ सईद खोसा बने थे, जो हेड कर रहे थे बेंच, उन्होंने इमरान खान को फोन किया था खुद खोसा साहब ने। तो हमारे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? और दूसरी बात ये, हम हो सकता है हम जाएं, पहले हमें इस हुकूमत को शर्मिंदा तो करने देना। हुकूमत के वक्त के ऊपर सवालिया निशान है कि जी वो हुकूमत में गलत तरीके से आए थे, अगर वो टेप सच्ची है। अच्छा, तो लेट हुकूमत, अच्छा हमारे ऊपर चार्ज लगे, अगर कोई डेली मेल या कोई लगाए तो हम जाएं वापस। साकिब निसार पर चार्ज लगे तो फिर भी हम जाएं, पर चार्ज लगे तो भी हम जाएं। वो तो चीफ जस्टिस थे ना। ऑनर किसको बरकरार, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर धब्बा लगा है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी जुडिशियल हिस्ट्री कोई इतनी शानदार नहीं है। ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो आया है। अब परसेप्शन सबसे ज्यादा पावरफुल इस वक्त कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान क्यों फोरेंसिक करवाती है? अपनी मर्जी से करवा ले। ये 3 जगह से हम फोरेंसिक करवा रहे हैं इसकी, लंदन से, न्यूयॉर्क से, या सिंगापुर से, टोक्यो से, 4-5 जगह से करवा ले। अगर वो वहां से आ जाता है। लेकिन जुबैर साहब चले एक लम्हे को अज्यूम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी अदालत इसका सो मोटो ले लेती है और फिर वहां से ये समातें चलती हैं, फिर कोई फैसला आ जाता है, वो फैसला फिर आप लोग मानेंगे? चूंकि आमतौर पर हमारी सियासी जमातें जब अदालत से हक में फैसला नहीं आता तो फिर उसे अपने आप से जुल्म से ताबीर करती हैं, नाइंसाफी से ताबीर करती हैं, और हक में फैसला आता है तो यही अदलिया उनके लिए उसको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। फिर मानेंगे आप फैसला जो भी आएगा? नहीं, वो फैसले की देखिए ना एक हैसियत होती है। फैसला अगर वो फैसला कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर वो फैसला ये देते हैं कि हमने आवाज सुनी है और हमें साकिब निसार नहीं लगता, मिसाल के तौर पर, या हमने वो जो उसको हमें लग रहा है कि वो जोड़ तोड़ के है, फिर तो हम नहीं मानेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई 5-7 कोई बड़ी फोरेंसिक कंपनी जो है दुनिया की, आप उधर से करवा लें। इससे ज्यादा और क्या शहादत हो सकती है? और पीछे कौन हट रहा है? ना करवाने के लिए कौन कर रहा है? हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान जिसके सरबराह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सही ले, या वो कह दे साकिब निसार का तो मैं आपको बता दूं जो पकड़ा गया पहले दिन उन्होंने ये कहा, पहले दिन, और आपको उनका कमेंट स्टेटमेंट याद है? जी। मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है, ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज नहीं। बिल्कुल ये कहा पहले दिन। यही दूसरे दिन जब समा ने किया तो उन्होंने समा का शुक्रिया अदा किया। समा ने तो ये प्रूव किया कि वो आवाज उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जोड़ तोड़ वो ये मुख्तलिफ पीछे से उठाई गई है, आवाज उन्हीं की। ऐसा ही कहा। तो शुक्रिया किस बात का अदा किया था? पहले दिन तो आप कह रहे थे ये आवाज ही नहीं है मेरी। तो और ज्यादा शक नहीं होगा किसी को भी। और पाकिस्तान की एक तारीख है, एक सुनहरी मौका है, एक सुनहरी मौका है कि जी जो हम कहते थे 2018 से पहले कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, गेट नवाज शरीफ आउट 2017-2016 में, और उसकी ये कड़ी थी। हमें तो बहुत नजर आ रही थी, हमें तो शहादतें बहुत थी हमारे पास। क्या साकिब निसार का जो कंडक्ट इटसेल्फ था वो इस तरफ नहीं उंगलियां उठाता कि जी वो एक इलेक्शन सेल का पीटीआई का हिस्सा थे? जब 22 तारीख की जुलाई की रात को 2 दिन पहले वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं हनीफ अब्बासी को, जब वो उठा के दानियल अजीज को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जब तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जब हारून अख्तर को एज अ सेनेटर डिस्क्वालीफाई कर दिया, सादिया अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर उस हर वो चीज कर रहे थे जिससे पीएमएलएन को नीचे
गिराया जा सके या ऐसा शो किया जा सके कि पीएमएल डैम फंड का जितना शोर बाफेला मचाया गया था, इलेक्शन हो गए, खत्म हो गए, 3 साल 3.5 साल हो गए, कोई डैम का नाम लेता है? कोई इमरान खान या कोई जज या कोई और नाम लेता है कि जी डैम बड़ा डैम पर पूरे पाकिस्तान को लगाया था कि अंडरमाइन करना था, शो करना था कि एक पार्टी है पीएमएलएन जो इंटरेस्टेड। जब आप हॉस्पिटल, जब शेख रशीद के हल्के में जाके आप मुआयना कर रहे हैं, चीफ जस्टिस का ये काम होता है, और फिर वो क्लास ले रहे हैं वहां उधर जाके कि क्या काम करते रहे, जस्ट टू शो कि जी पीएमएलएन के जो एमएनए ये मिनिस्टर्स थे वहां वो काम नहीं कर रहे, चलें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे। मैं ये नहीं कह रहा शरजील मेमन की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उनके हॉस्पिटल में मुझे कुछ दुनिया की तारीख बता दें जहाँ मुंसिफ ये काम करता है। चलें, ये बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने बहुत लंबी चौड़ी ये चार्जशीट आपने साकिब निसार साहब के खिलाफ पेश कर दी। इससे पहले आपकी जमात के सीनियर रहनुमा खुद मरियम नवाज साहबा ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, लेकिन जब से ये ऑडियो आई है उस वक्त से हम ये देख रहे हैं कि आपकी जमात की खासतौर पर वो ईवीएम इलेक्शन इस्लाहात उससे मुतालिक जो बिल पास हुआ था उससे बिल्कुल तवज्जो हट गई है। उसको तो आप लोग चैलेंज करने वाले थे, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुश्तरका इजलास खत्म हुए, हुकूमत को पास कराए और इसको कानून बनने से रोकने वाले थे आप लोग, अभी तक आपने अदालत में चैलेंज नहीं किया इसको, क्या वजह है इसकी? यार मशीन को मजाक हो रहा है, 22 करोड़ अवाम का मसला है, तो मशीन ऐसे तो नहीं। इलेक्शन करवाने किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने। पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, उसको छोड़ दें कि जी उसमें किस तरह से कानून पास करवाए, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना? इंटीग्रिटी पर किसने सवाल उठाने? इंश्योर क्या किसने करना कि एवरी वोट हैज टू बी काउंटेड एंड काउंटेड प्रॉपरली, ये किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है ना। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन से तो पूछ लें कि वो मुतमईन है या नहीं है। प्रोक्योरमेंट किसने करनी है? क्या प्रोक्योरमेंट का टाइम है? सही, लेकिन जुबैर साहब जाहिर है ये प्रोक्योरमेंट का टाइम कम है, इलेक्शन कमीशन ने तो अब इस पर काम का आगाज कर दिया है फंड्स के लिए, और प्रोक्योरमेंट के बाद उस एक वेयर हाउस के लिए खत लिख दिया है हुकूमत को, हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब फंड रिलीज किया जाए। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात शायद दूर हो गए और वो तो अब इस मशीन को लेकर आगे चल रहा है, सिलसिले में काम में पेशरफ्त हमें नजर आ रही है। भाई प्लीज आप मोहम्मद जुबैर से बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। वो क्या कि 1.5 साल में ये प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं सकती। प्रोक्योरमेंट के रूल्स तो उससे कोई ताल्लुक नहीं ना कि अच्छा। वो दूसरी बात ये है कि एक शख्स बजिद क्यों है, इमरान खान क्यों नहीं उससे पूछते हैं कि जी आप मुझे खुद बताएं, एक इससे ज्यादा क्लासिकल चीज नहीं हो सकती कि जर्मनी में एक पाकिस्तानी रहता है जो जब जर्मनी के लिए वोट डालने जाता है तो जर्मन इलेक्शन के लिए तो मैनुअल बेसिस पर जाता है, और पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए जाएगा तो वो मशीन यूज करेगा। तो जर्मन टेक्नोलॉजी में तरक्की है, मुल्क है जो इतना तरक्की कर चुका है कि हम जो चीज नहीं कर सकते, हम जिस चीज की इंटीग्रिटी को नहीं इंश्योर कर सकते, ये पाकिस्तान कहां से इतना आगे निकल गया? इंग्लैंड नहीं करता, फ्रांस नहीं करता, 90% मुल्क दुनिया के नहीं करते, तो भाई पाकिस्तान क्यों, मतलब ऐसा क्या मुसीबत? और दूसरी बात ये, अभी हमने खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो 2 रिपोर्टें आई हैं, स्पीकर को भी लिखा है, जो 2 रिपोर्टें आई हैं डस्का के बारे में, अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं एक डॉक्टर से आप इलाज कराने जाते हैं तो आप जब तक आप मुतमईन नहीं होते कि वो सिंसियर है और इंटीग्रिटी, आप नहीं इलाज कराएंगे ना जी। अगर उसने मैसअप किया है और उसके बाद आप वो कहेगा नहीं मैं दूसरा तरीका करूंगा, तो फिर आप देखना मैं क्या करूंगा, तो आप ये नहीं पूछेंगे, पहले का तो जवाब दे दें। लेकिन जुबैर साहब ये अब इस सिलसिले में ऑपोजिशन की हर बड़ी जमात की जुबैर साहब हर बड़ी जमात की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उससे एक नुमाइंदा माहिर कानून लिया गया था, पीपल्स पार्टी से फारूक एशनाइक साहब को लिया गया था, नून लीग ने आजम नज़ीर तारर साहब को नामजद किया था, JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब को लिया गया था कि ये लोग सिफारिशात मुरत्तब करेंगे इस कानून को, इस बिल को चैलेंज करने की। फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब से भी आप लोगों ने मुआवनत हासिल करने की बात की थी। अभी तक क्या अपोजिशन की कानूनी तैयारी मुकम्मल हो नहीं सकी है? इसको चैलेंज कर क्यों नहीं पा रहे आप लोग अदालत में? रोकने की कोई अमली कोशिश क्यों नहीं कर रहे? फिर बातें ही हो रही हैं अभी तक से। हम गए ना, ये कहते हैं हम पेशियां को आगे डेटें लेते हैं, कितनी पेशियां मियां नवाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने या शाहिद खान अब्बासी ने भुगती हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं किसने भुगती। आप मुझे बता दें इमरान खान को कितने नोटिस मिले थे कोर्ट से और कितनी दफा वो कितने नोटिस मिले हैं? काफी सारे। शहबाज शरीफ ने उनको नोटिस दिया था, कोर्ट ने उनको बुलाया था, नजम सेठी ने उनको नोटिस दिया था, कोर्ट ने बुलाया था, गए थे इमरान खान और हमें लेक्चर देते हैं जी तो हम कोर्ट
जाने से हमें कोई घबराहट नहीं हो, लेकिन हर चीज का तरीकेकार होता है। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी वांट टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट बाय शोइंग कि जी ये क्यों पीछे हट रहे हैं। हम जरूर जाएंगे, हर चीज करेंगे इस मशीनों को रोकने के लिए, इसके थ्रू इलेक्शन ना होए किसी ना किसी तरह से। तो एक जिस मुल्क में मेजॉरिटी लोगों को 1 2 3 नहीं लिखना आता, ABC नहीं लिखनी आती, आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं और फिर आपने इंटरनेट के थ्रू आप ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट तो 2 मिनट में हैक होता है। एक आम पाकिस्तानी जो लेबर है वहां मिडिल ईस्ट में जो बैठा हुआ है, उसको आप इंटरनेट के थ्रू वोटिंग राइट दे रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन जुबैर साहब ये सिर्फ ये 33 बिल पास हुए थे, मामला सिर्फ ईवीएम पर तहफुजात का नहीं था, बल्कि आप लोगों को नैब तरमीमी बिल पर भी बहुत तहफुजात थे और अब वो तो कल सदर मुमलिकत ने उस पर साइन भी कर दिए। अब तो वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो उस कानून को भी चैलेंज करने का इरादा आप लोग रखते हैं अदालत में, या वो चूंकि कानून बन गया तो आप उसको कबूल कर लेंगे? हमने नैब को भुगत लिया। कानून जो होता है ना, कानून से ज्यादा उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका और नीयत होती है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यही नैब कानून था ना 2008 से लेकर 2018। किसको अंदर बंद करते थे, कौन से सिविल को उठा के अंदर बंद के टांगते थे, या पॉलिटिशियंस को। हमारा जो थाने और कचहरी का कल्चर है वो सब उससे नाराज है ना कि जी बड़ी सख्ती करते हैं, मारपीट होती है और ये सारा कुछ होता है। कानून में तो किसी ने में नहीं लिखा हुआ कि थाने में इस तरह से हो। तो अगर जब तक इमरान खान मौजूद है ना, जो मर्जी कानून बन जाए, जो कानून अगर आपने गलत इस्तेमाल करना। आज भी नैब चेयरमैन की मैं तकरीर सुन रहा था, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, बजाय कि ये बताएं कि 3.5 साल में उन्होंने किया क्या है। किसी एक पॉलिटिशियन को कन्विक्शन की है। अभी मरीम नवाज का केस चल रहा है, अगले वेडनेसडे को आके सब देख लें, सारे मीडिया वाले देख लें कि प्रोसिक्यूटर जनरल के पास केस है क्या। नैब का हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो भुगत भी लिया, फर्स्ट टाइम पे भुगत लिया है। उस पैसे रजीम से भुगता है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कभी रजीम नहीं आई। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि उसका जो इस्तेमाल होता है ना, जो अगर आपको इस जावेद इकबाल की जगह एक नया वो 76 साल के माशाल्लाह उनकी उम्र है, अल्लाह उनको और सेहत के साथ उम्र दे, आमीन आमीन। यार अगर एक 22 करोड़ मुल्क में अगर आप नैब चेयरमैन को भी एक्सटेंशन करनी पड़ती, क्या मुल्क है। मतलब कोई लोग सोचते नहीं है कि इदारों को बनाना है, इदारों को ये कहते थे ना इमरान, इदारों को बनाना है, नहीं बनाना है, लेकिन डीपोलिटिसाइज करना है इदारों को, ये कहते हैं। हमारा रिकॉर्ड देखते हैं, मियां नवाज की जब भी प्राइम मिनिस्टर थे हमने कोई एक्सटेंशन की, क्योंकि इदारों का तो मतलब ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग, उससे पता चलता है कि उसमें एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। जुबैर साहब ये तमाम मामला तो थे, नैब का मामला, इलेक्शन की धांधली का इल्जाम, महंगाई जो बढ़ रही है मुस्तकिल, जो माशी बहरान है, ये इन्हीं तमाम मामलात पर आप लोगों ने PDM बनाई थी। हुकूमत को आपको टफ टाइम देना था, ना आप हुकूमत को अदालत में टफ टाइम दे पा रहे हैं, ना PDM के प्लेटफॉर्म पर आप लोग मुत्तहिद रह सके। अभी तक इस्तीफ़ों के मामले पर भी आप, अब तो सारे पीपल्स पार्टी अलग हो गई, आप और JUI नहीं तय कर पा रहे। खबरें ये आती हैं इजलास से निकल के कि मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं इस्तीफ़े दें, मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते। तो ये डेडलॉक बरकरार रहता है हर मीटिंग में, फिर सिर्फ अगली मीटिंग का ऐलान करके वो मीटिंग खत्म हो जाती है। तो ये वक्त गुजर रहा है आप लोग का भी, और ज़ाहिर है कोई इसका नतीजा भी नहीं निकल के आ रहा है सामने। आप सही कह रहे हैं, इस पर PDM जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लोग सही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी PDM एक जल्द एक स्ट्रैटेजी बनाए जो कॉमन स्ट्रैटेजी हो, तमाम ऑपोजिशन जमातों को रिप्रेजेंट करे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। और जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल मैं डिफेंड नहीं करूंगा कि PDM का इसमें बिल्कुल अभी तक सक्सेस नहीं है, और इसको मैं एतराफ़ करता हूँ। अभी 6 दिसंबर को इजलास है, देखिए अल्लाह करे उसमें कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरीम नवाज साहबा के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और इत्तेफाक किया उन्होंने कि ज़ाहिर PDM इस वक्त गैर मौसर हो चुकी है और कोई मौसर या ठोस हिकमत अमली हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त तक नहीं सामने आ सकी है। सिर्फ इस वक्त अपोजिशन की जा रही है, इस हद तक के जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ों के साथ लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है, अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली
पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तरतीब नहीं दी जा सकी है। इसके अलावा ईवीएम से मुतालिक भी उन्होंने अपने खदशात एक बार फिर दोहराए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब हुकूमत को खत लिखा जा चुका है कि 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदनी है, तो उसके लिए फंड जारी किए जाएं। अब हुकूमत कितने फंड जारी करेगी, इलेक्शन कमीशन ने कितने फंड का मुतालबा किया है और कब तक ये मामला मुकम्मल हो जाएगा, चूँकि फिर अगर अगले इलेक्शंस इस तरह से कंडक्ट करवाने हैं तो फिर इस टेक्नोलॉजी से रोशनास हर एक को करवाना होगा, उसकी ट्रेनिंग करानी होगी, कितने अमले की ज़रूरत होगी, ये तमाम तर चीज़ें इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने जो फंड्स के लिए खत लिखा है हुकूमत को, उसमें कितने फंड्स का मुतालबा किया गया है और हुकूमत की तरफ से कोई जवाब गया अभी तक इलेक्शन कमीशन को? जी देखें, फंड्स देने का तो जो फैसला था, जितने भी फंड्स चाहिए, ये फैसला पहले हुकूमत कर चुकी है। जिस दिन ये कानून साजी हुई थी और कानून पास हुआ था, उस वक्त ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया था और हदायत दे दी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जितने भी फंड्स चाहिए इस काम के लिए, इसको पूरा करने के लिए अगले इलेक्शन से पहले उनको मुहैया किए जाएं। तो अब अच्छी बात यह है, जो खुशी की बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कानून साजी हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शंस भी दे दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान को, और डायरेक्शंस में ये कहा है कि हमें फंड्स दें और हमें वेयर हाउस की फैसिलिटी दें ताकि हम स्टोरेज भी कर सकें, और उसके बाद यकीनी तौर पे वो ये भी डिमांड करेंगे कि हम स्टाफ यानी के लिए फैसिलिटीज चाहिए वो भी मुहैया। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और जब एक रेवोल्यूशनरी उसके लिए खर्चा तो होता है और ये बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार है। ये डिमांड हुकूमत ही की थी, जो बिल थी हुकूमत ही लेके आई, तो इसके लिए जो भी खर्चा करना पड़े, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को जो फैसिलिटेट करने के लिए जो भी खर्चा करना पड़े, वो एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत पैशनेटली भरपूर तरीके से यकीन रखती है कि जब ये ईवीएम का जो सिस्टम है ये वोटिंग में इस्तेमाल होगा, तो जो ऑब्जेक्शंस लगती रही हैं या जो एक तरह से कंप्लेंट्स आती रही हैं, शिकायत आती रही हैं पहले के, भरपूर किस्म की धांधली होती है। इस वक्त जो मुआशी हालत है मुल्क की, एक मुआशी क्रंच इस वक्त मुल्क में चल रहा है, तो क्या हम मुतामिल हो सकते हैं अरबों रुपए इस पर खर्च करने के? और फिर चलें, अगर फंड्स की हद तक तो हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी कर भी दे, 8 लाख मशीनें इलेक्शन कमीशन को खरीदनी है। इन 8 लाख मशीनों को चलाने के लिए कितने लाख ऑपरेटर्स चाहिए होंगे? उनकी उनकी ट्रेनिंग कब की जाएगी? मशीनें कब आ जाएंगी? कब उनको उससे मुतालिक ट्रेन किया जाएगा? ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये मुकर्रर वक्त में आपको लग रहा है कि हो जाएगा ये सब कुछ? कुछ इंडिकेटर्स हैं कि हो जाएगा, और इंडिकेटर्स ये हैं कि जब क्योंकि मैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मेंबर हूं जिसके सामने डिफरेंट किस्म के लोग आए थे, ये अपनी मैन्युफैक्चरर्स भी आए थे अपनी प्रेजेंटेशंस देने। तो जिस एक कंपनी ने जिसने फिलीपींस में भी और दूसरे ममालिक में ये मशीनें दी हैं, उनका कहना था कि हम 9 महीने के अंदर अंदर ये मशीनें तैयार करके दे सकते हैं। तो अब ये फैसला करना कि कौन सी मशीन लेनी है या नहीं लेनी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन के तहत उनका इख्तियार है। लेकिन मुझे यकीन है कि जितना भी होगा, अगर वो 9 महीने में कर सकते हैं जो आए थे हमारे कमेटी के सामने, तो साल के अंदर अंदर दूसरे लोग भी कर सकेंगे। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये बजट कोई बनाया है, अपनी कोई लिमिट रखी है? चूंकि एक प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन से कम इस पर खर्चा होगा, इस पूरे अमल पर, और वो कोई 25 से मैक्सिमम 27 अरब के दरमियान होगा। और इसी अमल से मुतालिक शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 44-45 अरब रुपये खर्चा आएगा। तो अगर खर्चा इससे ऊपर भी जाता है, 50 अरब को क्रॉस कर जाता है, तो हुकूमत ये पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है खर्च करना। अगर इसके लिए जरूरी है पैसा खर्च करना तो किया जाएगा, क्योंकि ये इसका लिंक जमहूरियत से है। और आप देखिए
इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो होता आपको भी जब हर कोई कहता है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई और उसके बाद ये एक इंटरनेशनल दुनिया में जो एक बात चलती है कि जी पाकिस्तान तो अपना इलेक्शन भी साफ शफाफ नहीं करा सकता, तो अफसोस होता है आपको। उस चीज को एक तरह से ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल अगर आपको खर्चा करना पड़े तो मेरा ख्याल है ये पैसा सही जगह पे लगेगा और अच्छी बात है, इट विल बी मनी वेल स्पेंट। तो लेकिन सर ये ऑब्जेक्शंस खत्म करने के लिए आप लोग ये इस अमल को कर रहे हैं, लेकिन इससे तो नए ऑब्जेक्शंस पैदा हो रहे हैं। जो ऑपोजिशन के ऑब्जेक्शंस हैं, जो खुद इलेक्शन कमीशन के ऑब्जेक्शंस थे, वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन ऑब्जेक्शंस को तो नहीं अभी तक खत्म किया गया है। खासतौर पर ऑपोजिशन को किस तरह से मनाएंगे? अभी तक कोई डायलॉग का सिलसिला नहीं शुरू हुआ आपके और ऑपोजिशन के दरमियान। देखें, ऑब्जेक्शंस तो मैंने सारी सुन ली। ऑब्जेक्शन अगर तो जेन्युइन होती हैं कि इस मशीन को या ईवीएम को इस्तेमाल करने से नुकसान होगा इलेक्शन के प्रोसेस को, तो मेरा ख्याल है मैं भी ऑपोजिशन के साथ खड़ा होता और मैं भी कहता कि नहीं, ये तो गलत है, इसको नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन मैंने ऐसी नहीं सुनी, ऑपोजिशन से भी नहीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि कोई इसमें इलेक्शन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस ये थे कि इस पे खर्चा बहुत होगा, इसमें टाइम नहीं सफिशिएंट कि हम ला सकें, ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये मशीनें हो सकता है पूरी तरह कामयाब चले ना, मौसम की या जो गर्द होती है उसकी वजह से जैम ना हो जाए, वगैरह वगैरह। ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं। तो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को खत्म करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी उनका काम है। ये ऑब्जेक्शंस अपनी जगह वैलिड होंगी, लेकिन उनको हटाया जा सकता है। टेक्निकल ऑब्जेक्शन ऐसी नहीं होती जो कि खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आई है, वैसे साहब ये इसका हुकूमत अभी तक कोई फॉरेंसिक क्यों नहीं करवा रही? तमाम हुकूमत के वजीर मुशीर आकर इसको फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, इसको जाली कह रहे हैं, इसको जोड़ तोड़ कर बनाया गया हुआ कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने अपने तौर पर इसका फॉरेंसिक किसी न्यूट्रल कंपनी से, चाहे वो इंटरनेशनल और नेशनल हो, कोई ऐसा फॉरेंसिक करवा लें ताकि ये इस ऑडियो की हकीकत सामने आ सके। इसके दो वजूहात हैं जी, जो मैं बयान करना चाहूंगा कि क्यों नहीं हुकूमत ना करा रही है, ना कराना चाहिए। अच्छा, पहली बात ये कि ये हुकूमत का मामला नहीं, ये तो एक ऑडियो है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक जुडिशरी के साथ है। हुकूमत का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इससे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, हर शख्स, हर सिटीजन का जरूर ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तरह इल्जाम हमारी जुडिशरी पे लग रहा है और जुडिशरी हम सब की है। सो हम सबको उस पर कमेंट करने की इजाजत है। अगर कोई हुकूमत का साहब, जब ये एक जर्नलिस्ट और ये जुडिशरी का मामला है, तो फिर नून लीग पर क्यों इल्जामात आपकी पार्टी की जानिब से और सीनियर वज़रा की जानिब से लगाए जा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब हो, वो कोई और वजीर हो, हर बंदा ये कह रहा है कि नून लीग की एक तारीख रही है, ये जब तारीख लगने वाली होती है, कोई समात होती है, उससे पहले इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं। इस समात का सिलसिला पिछले 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल में हर पेशी से पहले तो इस तरह की कोई वीडियो ऑडियो नहीं आई है। जी, मैं अभी इसका भी आपको एक सेकंड में जवाब देता हूं। पहले मैं अपने 2 पॉइंट्स बता दूं जी। क्या वजह है कि हुकूमत को नहीं कराना चाहिए। एक तो ये कि हुकूमत का मामला नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत कोई फोरेंसिक कराए, उसी तरह उस फोरेंसिक को कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बात करते रहेंगे, तो वो पॉलिटिकल डिबेट ही रहेगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा और कंट्रोवर्सी आगे जाएगी। इसका अगर फोरेंसिक कराना है मेरी नजर में, तो वो जुडिशरी का ही हक है कराने का, अगर जुडिशरी चाहे। अब आया दूसरा सवाल आपका कि क्या वजह है, क्यों इसको क्यों रही है ये, और पीएमएलएन पे क्यों एक तरह से इल्जाम ठहराया जा रहा है कि ये वो करा रहे हैं। उसकी वजह सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो तासुर मिलता है वो ये है कि जिस तरह ये पहले एफिडेविट आया और जिस तरह ये दूसरा टाइमिंग जो हुई दूसरी इस ऑडियो आने की, उसका टाइमिंग जो अपीलें हैं मरियम नवाज शरीफ की पेंडिंग लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ समहाउ टाइमिंग मिल रहा है। और लगता ये है
कि जिस तरह के उनको उन प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या डिले करने के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। और आप माजी की हिस्ट्री देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जिसमें वो ऑडियो टेप थी शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने एक ऑडियो में एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे टेलीफोन पे। तो ये सारी जब आप तो बैरिस्टर साहब इसका मतलब कि हुकूमत का ख्याल है कि नून लीग इन्फ्लुएंस करना चाह रही है अदालत को समातों से पहले, तो जाहिर है चूंकि आप कानूनी महारत भी रखते हैं, क्या अदालतें या जजेस इस तरह की ऑडियोज वीडियो से इन्फ्लुएंस वाकई हो भी जाते हैं? और क्या माजी करीब में या माजी बईद में कोई इस तरह की मिसाल हमें मिलती है कि ऑडियो या किसी वीडियो के जरिए किसी जज को इन्फ्लुएंस किया गया और वो वाकई हो भी गया हो? जी, इस केस में जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस केस में तो इस ऑडियो आया है किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपने पूछा कि माजी में ऐसा हुआ है कि नहीं, माजी में हुआ है। उस केस में मैं भी शामिल था। वो केस था जब PMLN की गवर्नमेंट ने जरदारी साहब के खिलाफ केस बनाया हुआ था और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बनाया हुआ था केस, और वो केस चल रहा था, उसकी समाअत हो रही थी और उसमें जो जज साहिबान थे उनको कॉल गई है और वो ऑडियो टेप आ गई जो शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी। वो ऑडियो टेप मंजरे आम पे आ गई। उस वक्त अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑडियो सुना। उस ऑडियो और इस ऑडियो में फ़र्क ये था कि वो ऑडियो किसी ने डिनाई नहीं किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई किया कि मेरी आवाज़ नहीं आई, ये ऑडियो फेक है, ना जज साहिबान ने, जो जज साहब थे उन्होंने डिनाई किया कि ये ऑडियो फेक है, बल्कि वो एडमिट हो गया। जब वो एडमिट हो गया, जब ये कहा कि वाकई ये जेन्युइन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना। पूरे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने वो ऑडियो टेप चली और उसके बाद उन्होंने फिर फैसला किया कि ये जो फैसला था नीचे हाई कोर्ट का, वो हम उसको अपील को एक्सेप्ट करते हुए वो फैसला सेट असाइड कर देते हैं। तो ये इस वीडियो का भी जब डिनाल आया साकिब निसार साहब की तरफ से, तो वो थोड़ा मुतनाज़े इसलिए बन गया कि पहले उन्होंने कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, फिर एक दो दिन बाद जब एक चैनल की तरफ से वो तहकीकाती एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें बताया गया कि वो जोड़ तोड़ कर बनाई गई है, तो उन्होंने उस चैनल का शुक्रिया भी अदा किया और फिर उन्होंने कहा कि ये जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। तो मेरी आवाज़ ना होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ आर्गूमेंट है और उसको जोड़ तोड़ कर बनाना ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ आर्गूमेंट है, और यही फ़र्क हुकूमत और साकिब निसार साहब के इब्तिदाई बयानात में भी था। जी देखिए, जब ये आया था ऑडियो तो मैंने भी सुना, आपने भी सुना, तो लग तो ये रहा था कि आवाज़ तो जस्टिस साकिब निसार साहब की ही है। ये नहीं पता था मुझे उस वक्त कि ये इसको जोड़ तोड़ के बनाया गया है कि नहीं, लेकिन इतना इम्प्रेशन ज़रूर मुझे आ रहा था उसको सुनने के कि ये टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं लग रही। जब आप टेलीफोन पे बात किसी से करते हैं तो आपका अंदाज बोलने का भी और जवाब सुनने का भी एक ख़ास किस्म का अंदाज होता है। तो ये लग रहा था जिस तरह की एक मोनोटोन है, जिस तरह कि आप किसी को किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप किसी को सुना रहे हैं कुछ। बाद में जब ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ चैनल्स पे आपने देखा, पता नहीं आपके चैनल ने वो चलाया कि नहीं, लेकिन कुछ चैनल पे मैंने देखा कि वो एक वाकई ही किसी स्पीच से, किसी तकरीर से उठा के कुछ अल्फाज इस टेप में शामिल किए गए थे। तो फिर उससे मुझे लगा और यकीन हुआ कि ये, लेकिन वैसे जो अल्फाज वो चलाए गए एक चैनल ने उठा के, वो तो बड़े आम से अल्फाज थे जो कि मुख्तलिफ तकरीरों में पाए जा रहे थे, लेकिन जो असल अल्फाज थे, जो असल मुद्दा था उसका, जो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे मुताल्लिक वो जुमले कहाँ से आए? अभी तक किसी चैनल को वो जुमले नहीं मिल सके किसी तकरीर में कि वो सजाओं से मुताल्लिक जो बात, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि बहस तो चलती रहेगी, क्योंकि मैं अगर उस पर यकीन नहीं करता, हो सकता है आप उस पर यकीन करते हो, और इसी तरह पब्लिक में से 50% करते हो, 40% ना करते हो। इसका जरूरी ये है मेरी नज़र में कि अगर जुडिशरी समझती है कि इसको कोई किसी किस्म का फोरेंसिक इसका होना चाहिए ताकि अपनी सेटिस्फैक्शन जुडिशरी की और फिर उसके बाद पब्लिक की हो, तो फिर जुडिशरी को ही इसका फोरेंसिक करवाना चाहिए।
अगर सही, चले जुडिशरी आप कह रहे हैं राइट फोरम है और वहीं से इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, हुकूमत करवाना नहीं चाहती क्योंकि हुकूमत का बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक है नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि जुडिशरी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात से मुताल्लिक जो समाअत हुई है उसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात से मुताल्लिक केसेस की समाअत चल रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर अहकामात और रिमार्क्स भी वहाँ से सामने आ रहे हैं। आज जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वहाँ पर पेश हुए और नस्ला टावर से मुतालिक उन्होंने दरख्वास्त की कि अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की कि बराए करम मुझे थोड़ा सुन लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप हट जाएं, साइड में जाकर बैठ जाएं और यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे। अब आबाद जो कि एसोसिएशन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, उसकी जानिब से भी आज तमाम दिन एहतजाज नस्ला टावर के बाहर होता रहा और वहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वहाँ मुजाहिरीन को मारा भी गया, उन पर आंसू गैस के शेल्स भी बरसाए गए। तो तमाम दिन ये नाखुशगवार मनाजिर वहाँ से देखने को मिलते रहे। अब जो आबाद का एहतजाज है ये दरअसल है किसके खिलाफ और ये कब तक जारी रहेगा, इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। आरिफ जीवा साहब साबिक चेयरमैन मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ताकि सिंध हुकूमत का भी इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ सामने आ सके। तो आरिफ जीवा साहब, नस्ला टावर के बाहर आप अभी भी मौजूद हैं और ये दिन भर आप आज आपका ये एहतजाज यहाँ पर चलता रहा है। ये एहतजाज दरअसल किसके खिलाफ है आरिफ जीवा साहब आपका? देखिए, ये एहतजाज हमारा जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि एक चीज एक प्रोडक्ट बन रही है, एक प्रोडक्ट की परमिशन दी जा रही है और हाल ये है कि अभी एक बिल्डिंग नहीं, अब तो 4 बिल्डिंग्स का जो है वो मामला शुरू हो गया है और तमाम की तमाम का लैंड का इशू है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या बिल्डर जिम्मेदार है? हर जगह बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया जाता है और बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। क्या इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता? और आज हद ये है कि एक पुरअमन एहतजाज जो हमने साइड पे रह के एक प्लॉट के ऊपर हम सारे बैठे हुए थे और वहां पे पुलिस और रेंजर्स ने आके हमला किया एक तरह से हमारे तमाम लोगों के ऊपर और अभी 60 से 70 लोगों को उन्होंने लॉकअप किया हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन तालपुर साहब बैठे, हमें ये बताएं कि हमारा कसूर किया था जो आज हम पे हमला किया। हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं, कई दिनों से आपके प्रोग्राम पे कर रहे हैं, आज कैमरामैन को जो है उन्होंने कैमरे तोड़े, चैनल्स के पुलिस वालों ने और चैनल जितना मीडिया था उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या ये कानून है इस मुल्क का? क्या बिजनेस कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? हम सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहे, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? आरिफ साहब, ये चूंकि आप बता रहे हैं कि टावर पर आप लोग जमा थे और मुकम्मल तौर पर आप लोग पुरअमन थे, पुलिस ने आप लोगों पर ये हमला किया है, आप लोगों को मारा पीटा भी गया है, कुछ लोग भी आपके लॉकअप हैं, तो कुछ बातचीत हुई पुलिस ऑफिशियल से, आपकी पुलिस ऑफिसर से, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? कोई किसी से बात नहीं हुई, कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। हम अभी भी नस्ला टावर पे मौजूद हैं सारे के सारे। अभी दोबारा जो है वो तैयारी हो रही है यहाँ पे लाठीचार्ज की और दोबारा। अच्छा। अभी भी आप देख लें, आपकी पीछे गाड़ियां खड़ी है तमाम चैनल्स की, अभी भी ये पोजीशन है कि हम पूरा मन यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पास तो मोबाइल के अलावा, मोबाइल सेल फोन के अलावा कोई चीज नहीं है। चले अब ये सिस्टम के खिलाफ आप तो आपका ये एहतजाज है, जरा तैमूर साहब चूंकि मौजूद हैं और अब ये हुकूमत का भी हिस्सा है और सिस्टम हुकूमत ही चलाती है, तो जरा इनसे ही पूछते हैं तैमूर साहब, दरअसल ये एहतजाज फिर आप लोग के खिलाफ हुआ क्योंकि सिस्टम तो आप ही लोगों के मातहत है पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे भाई ने भी बताया कि इनका जो एहतजाज था वो पूरे सिस्टम के ही खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ अगर किसी को एहतजाज करने का राइट हम छीनेंगे तो वो सही बात नहीं होगी। हर किसी को एहतजाज, पीसफुल एहतजाज करने का राइट होता है। मुझे नहीं मालूम है ये शेलिंग क्यों हुई है, ये रेंजर्स यहाँ पर क्यों आई है, किसके हुक्म पे आई है, पर मैं इसका बिल्कुल पता लगाऊंगा और मेरे ख्याल से हमें जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ तक पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद रही है, पुलिस की जानिब से इस शेलिंग का आगाज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि पुलिस और रेंजर्स का इकट्ठा ये एक्शन हुआ है यहाँ पर, जो नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ
और इससे आपको पता है जहां भी कोई रेंजर्स का एक्शन होता है वो पुलिस को साथ लेके जाती है। तो जब तक मैं एग्जैक्टली पता करूं ये क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं जहां तक सिंध हुकूमत की बात है मैं इनको इनवाइट करता हूं मेरे साथ बैठें, मेरे साथ बातचीत करें। जहां तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक होगा हम हर किस्म का आबाद के साथ ताउन करने को तैयार है। ये हमारी जो मईशत है उनके अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा मेरे इन भाइयों का है जो आज एहतजाज कर रहे हैं। तो आई वांट टू ओपन माय डोर फॉर टॉक और मैं हाजिर हूं उनके लिए किसी भी उस मसले के लिए जो सिंध हुकूमत तक महदूद होगा। सही, लेकिन ताऊ साहब चले, ये तो आप अच्छी बात है कि आप इनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है तो तमाम कारोबारी लोग हैं, ये अगर एहतजाज कर भी रहे होंगे बड़े पुरअमन तरीके से कर रहे होंगे, सिर्फ वहाँ ये मौजूद थे और इन पर इस तरह से ये अटैक किया गया, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, किसके कहने पर हुआ, क्यों इन लोगों को वहाँ से हटने का कहा गया। ये तो एक साइड पर मौजूद थे पुरअमन तरीके से, बिल्कुल तमाम आइन और कानून के तहत। बिल्कुल अरबाब साहब, आई एग्री विद यू 100%। और मैं अभी ही पता करूंगा ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और कोशिश करूंगा आप तक भी ये रिपोर्ट पहुंचाऊं कि किसके अहकामात थे जिसकी वजह से इस तरह से ज्यादती की गई हमारे आबाद के भाइयों के साथ। सही, तो आरिफ जी साहब, तैमूर साहब ज़ाहिर है कह रहे हैं कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूछेंगे और आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। अब क्या क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके सामने रखें ताकि हुकूमत के सामने आपकी बात आ सके, कहीं बैठ कर कोई राह निकल सके इस मामले की। नहीं, मैं तो सब देखें, तैमूर साहब ने जो बात की है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पूरे आबाद की तरफ से। और दूसरी बात ये कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंपल हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि हमारी जो अप्रूवल्स दी गई हैं, देखें हम ये नहीं कह रहे, कहीं वायलेशन का तस्करा नहीं है इस केस के अंदर, चारों केसेस के अंदर तो SBCA की बात होती है। हम ये नहीं, अभी यहाँ खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि SBCA, भाई बुनियादी तौर पर कमिश्नर कराची लेसर है, कमिश्नर DC कराची लेसर है, उस जमीन का रेलवे उस जमीन की लेसर है, सोसाइटियां उस जमीन की लेसर है। बिल्डर जब जाता है कि जी लैंड को जो वेरीफाई करवाता है, उसकी जो सारी सिचुएशन क्लियर होती है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? आए ना हमें बताएं, फेडरल गवर्नमेंट बताए, सिंध गवर्नमेंट बताए कि जी इस जमीन को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीनों को गलत करार दे दिया गया है, एक्स्ट्रा लैंड की बात की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, हम तो कारोबार कर रहे हैं, हम तो जो है मार्केट से लैंड परचेस कर रहे हैं, हम तो ये लेसर है, लेसर फॉरवर्ड करता है हर जगह के ऊपर। तो जब लेसर फॉरवर्ड कर रहा है तो फिर जो है वो कौन उसका जिम्मेदार है? देखें बात ये, मैं बड़ी खुशी की बात है कि तैमूर साहब ने इतनी अच्छी बात की है। अभी हम दोपहर 4 बजे से हम जी चलें आरिफ साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जरा राब्ता थोड़ा मुनक़ता हुआ है, आपकी तरफ वापस आते हैं। तो अब तैमूर साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किस तरह से NOCs और अप्रूवल्स दे देते हैं? उनको नहीं पता होता ये ज़मीन गैर कानूनी है, ये सरकारी ज़मीन है, ये इम्यूनिटी प्लॉट है, ये आप लोग दे देते हैं, उसके बाद फिर देखें बिल्डर्स का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है आखिर में। देखिए मैं अब क्या आपसे बात करूं, हम बड़ा लिहाज और बड़ा एहतराम करते हैं कोर्ट्स का। अब जिस तरह से नखला टावर को गिराने का हुक्म आया है, उसमें जो जिम्मेदार थे उस वक्त किसकी हुकूमत थी आपको मुझको पता है, किसने अप्रूवल्स दिए वो भी आपको मुझे पता है, पर जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने गलत अप्रूवल्स दिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। जो बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से यहाँ पर अपने लिए एक घर लेने का इरादा किया था, घर बनाकर रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो उनके साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना। तो मैं आज भी कहता हूँ कि हमें कोर्टों को जिस तरह से कोर्ट अपना हुक्म दे रही हैं, तो उनको इस चीज के अंदर भी जाना चाहिए कि इसका असल कसूरवार कौन था और उनके खिलाफ भी बराबरी का एक्शन इनको लेना चाहिए। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जहां तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, मैं हर चीज में उनकी मदद करने को तैयार हूं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इनके जायज डिमांड्स है वो हम पूरी करें। और नासिर शाह साहब को ये साथ बिठा लेंगे। पिछले 13 साल से तो जाहिर है सिंध में चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन 13 सालों के दौरान जो भी अप्रूवल्स दी गई, जो भी NOCs जारी किए गए, जिधर भी किसी गैर कानूनी प्लॉट पर अगर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई, उसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है आप ही की हुकूमत पर आएगी। SBCA और KDA आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं। देखिए जी, नस्ला टावर का किस जमाने में गया था आपको पता है? ये उस वक्त नाजिम कौन था? उस वक्त हुकूमत MQM की थी। तो हमारा तो इसमें कसूर नहीं हुआ ना। हाँ, अब ऑफकोर्स अगर मैं नस्ला टावर से हटकर अगर और ओवरऑल हम कराची की बात करेंगे, अदालत में इस वक्त ओवरऑल पूरे कराची से मुताल्लिक की बात हो रही है, वो अलादीन की मार्केट हो, अलादीन का मॉल हो। अरबाब साहब, मैं यही कह रहा हूँ
मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ नशा डर, मैं कह रहा हूँ बैठ के जहां पर जो भी गलत है, जिस ऑफिसर ने जिस टाइम पीरियड में ज्यादती की है, कोई गलत एनओसी दी है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कोर्ट को भी लेना चाहिए और हमें भी लेना चाहिए। अभी भी आपको पता होगा बहुत से ऐसे मुलाजिम है इससे हुकूमत के जिन पर हमने खुद एंटी करप्शन के केसेस किए हुए, कुछ बेल्स पे हैं, कुछ अरेस्टेड हैं, कुछ बेल पे बाहर आए हुए हैं, केसेस पे अपने लड़ रहे। तो हमने जहां भी हमें मौका मिला है, हमने कोई देखा है, कोई शेडी चीज देखी है, हमने एक्शन उठाया है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे और कोर्टों को भी हमारे साथ इसमें मिलके इसी तरह काम करना चाहिए। और तैमूर साहब, कोई कानून साजी इससे मुतालिक आप लोग सोच रहे थे? करारदाद मंजूर की गई थी कुछ रोज पहले रिहायशी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो कुछ मामलात इस पर आगे बढ़ रहे हैं? कोई ऐसी कानून साजी आप लोग करना चाह रहे हैं जो इमारतें अब बन चुकी हैं, कम से कम उनके खिलाफ एक्शन ना हो, वो कम से कम लोगों की जमा पूंजी महफूज हो जाए? बिल्कुल, सिंध हुकूमत ये समझती है कि उसकी जिम्मेदारी है लोगों को शेल्टर फराहम करना, उनसे शेल्टर छीनना जो है हमारी हुकूमत का काम नहीं है। ये पीटीआई की वफाकी हुकूमत का शायद काम जरूर होगा, जो उनकी पॉलिसी से ज्यादा हमारी ये ना पॉलिसी है। और आपने देखा हमारे कानून को भी हम ये नहीं कह रहे कि कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ात लेने चाहिए, पर जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ मकीम है, रह रहे हैं, हम समझते हैं कि उनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पर वहां पर भी पीटीआई के जो मेंबर्स थे उन्हें अपोज किया इस चीज पर और वॉकआउट कर गए। अच्छा, तो अब आरिफ जीवा साहब, ज़ाहिर तैमूर साहब तो बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, आपके तमाम मसाइल जिस हद तक हल किए जा सकते हैं उसको हल करने की भी बात कर रहे हैं। अब इस पर आपका रिस्पॉन्स ज़ाहिर है, आप बैठे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, ये भी एक कुछ दिन पहले एक करारदाद ये लेकर आए थे, दोनों फरीक बैठ कर एक साथ बात करें ताकि कोई बेहतर हल निकल सके, लोगों का नुकसान भी इसमें कम से कम हो। हमारा सिंपल मुतालबा है, आज हमने कराची में स्ट्राइक की है, अगर गवर्नमेंट हमसे राब्ता नहीं करती तो हम फिर हैदराबाद में स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर उसके बाद सक्कर जा रहे हैं, फिर लाहौर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, हम पेशावर भी जाएंगे, इस्लामाबाद, पिंडी भी जाएंगे। आरिफ साहब, कौन सी गवर्नमेंट है? सिंध गवर्नमेंट की आप बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की? सिंध गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन तो तैमूर साहब कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, लेकिन हम तो अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक सिंपल एक लाइन हमारा मुतालबा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि तमाम इदारे जो है वो करप्ट हैं, इन्होंने गलत अप्रूवल दिए, ये गलत अप्रूवल दे रहे हैं, ये लैंड गलत फॉरवर्ड कर रहे हैं, नक्शे गलत फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हम किसके पास जाएं अप्रूवल करवाने के लिए, हम किसके पास स्टैम्प करवाएं जाके। हमारा सिंपल एक ही सवाल है, हमने डिमांड नहीं रखी है, किसी चीज की हमारी डिमांड नहीं है, हमें सिर्फ ये जवाब दे दिया जाए कि हम कहाँ जाएं अप्रूवल्स के लिए, और कोई हमारा दूसरी कोई बात ही नहीं है हमारी। ठीक है, हम तो कोई और बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए तैमूर साहब, ये प्रोग्राम के बाद खत्म होने के बाद उसमें क्लोजिंग करने जा रहा हूँ, इसके बाद आरिफ जीवा साहब और आप जरा आपस में अगर राब्ता भी करें और इस मामले का कोई हल निकालने की कोशिश करें, जरा हुकूमती सतह पर इन लोगों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तैमूर साहब, मेरा प्लीज जबर पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम के बाद दोनों एक दूसरे से राब्ता भी करेंगे और सिंध हुकूमत कोशिश करेगी कि आबाद के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो देखे जाएँ, उनको ख़त्म किया जाए और भरपूर तरीके से इनकी एसोसिएशन को सपोर्ट किया जाए ताकि लोग नुकसान से बच सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।